कोई भी प्रोटॉन एनेंशियोटॉपिक है तो वो क्या करेगा, सेम केमिकल शिफ्ट पोजीशन देगा एनएमआर स्पेक्ट्रम में, लेकिन एक कंडीशन है उसके साथ। तो मैं यहां पर एक नोट बना करके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एनेंशियोटॉपिक protons have same chemical shift, have same chemical shift, right? In all cases except one, when they are placed in a chiral environment, right? Except when they are placed in a chiral environment, right? Like chiral solvent, if you take spectrum in chiral solvent, then they have different chemical shift. तो ये एक बच्चों स्पेशल कंडीशन है कि जब हम लोग किसी एनेंशियोटॉपिक कंपाउंड या एनेंशियोमर्स को अगर हम लोग जो है कायरल सॉल्वेंट में रखते हैं या कायरल इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में केमिकल शिफ्ट पोजीशंस क्या होंगी, डिफरेंट आएंगी। और अगर ये एक कायरल सॉल्वेंट में लिया गया है, एक कायरल इन्वायरमेंट में लिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी केमिकल शिफ्ट पोजीशंस क्या आएंगी, सेम। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है एक तरीके से हमारा एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स के लिए। किसके लिए है बच्चों, एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स के लिए, एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो अगर एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स आपको दिया जाता है और किसी क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाता है कि ये जो स्पेक्ट्रम हमने लिया है ये कायरल इन्वायरमेंट में लिया है यानी कायरल सॉल्वेंट के साथ लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स जो है अलग अलग पोजीशंस पे केमिकल शिफ्ट पोजीशंस शो करेंगे। अब बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं वही टेस्ट यूज करूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमें दिया गया है CH3 CH2 NO। मान लेते हैं कि ये कंपाउंड हमें दिया गया है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी पीक्स या कितने डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम में। अभी मैं ये नहीं मल्टीप्लिसिटी की बात नहीं कर रहा हूं कि वो डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, क्या होगा, अभी उसकी कपलिंग कांस्टेंट क्या है, अभी ये सब बात नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आप इन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ सिग्नल्स को निकालना सिखाता हूं, ठीक है। अब अगर आप वो सारे टेस्ट यूज करना चाहते हो तो आप देखो कितनी आसानी से आप इस मॉलिक्यूल में कर सकते हो। पहले तो आप ये बताओ कि इसमें ये तीनों कार्बन केमिकली इक्विवेलेंट है या केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये तीनों कार्बन, फर्स्ट पॉइंट स्टेप 1 आपका होना चाहिए, स्टेप 1 फाइंड
केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन राइट। और जब केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, फिर उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, तो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन अब्लिक हाइड्रोजन, ये पहले हम लोग फाइंड आउट करें। तो अगेन वही टेस्ट करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन टेस्ट करना है। यहां पर कोई एक हाइड्रोजन को हटा करके एक ग्रुप लगाएंगे, उसका आईपीएसी नेम लिखेंगे तो हमें कुछ मिलेगा आईपीएसी नेम, यहाँ पे लगाएंगे तो अलग मिलेगा, और यहाँ पर लगाएंगे तो अलग मिलेगा। तो अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये आप लोग बेसिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों कार्बन जो है वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, ये तीनों कार्बन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट। अगर हम इसको 1, 2 एंड 3 मार्क कर दें तो C1 नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, ये तीनों कार्बन केमिकली क्या है, नॉन इक्विवेलेंट। कैसे किया ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आप एक हाइड्रोजन हटाइए, एक कोई फंक्शनल ग्रुप लगाइए, आईयूपीएसी नेम लिखिए, और आपको तीनों में अलग अलग आईयूपीएसी नेम मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई C1, C2 एंड C3 आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट केमिकली। ठीक है, चलिए पहला स्टेप हम लोग का पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अगर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि उसमें हम लोगों को क्या मिलेंगे, 3 डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे, अनटिल और अनलेस इसमें कोई डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन ना हो। तो इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसमें किस तरीके से होमोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है, या एनेंशियोटॉपिक है। अगर एनेंशियोटॉपिक या अगर डायस्टीरियोटॉपिक नहीं, अगर आपने सिर्फ डायस्टीरियोटॉपिक भी चेक कर लिया तब भी आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें क्लियरली कितने सिग्नल। मैं अभी ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, तो इसके बेसिस पर हमें 3 मिलने चाहिए। लेकिन हमें एक बात चेक जरूर करना होगा कि वेदर एनी hydrogen here at carbon number 1 or carbon number 2, carbon number 3 cannot be diastereotopic, so carbon number 1 carbon number 2 पे क्या कोई भी हाइड्रोजन डायस्टीरियोटॉपिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही होगा कि इसमें कुल मिलाकर के 3 सिग्नल मिलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग सबसे पहले देखेंगे, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें कितने केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं। केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन आइटम जितने हैं उतने डिफरेंट सिग्नल्स हमें मिलेंगे, अनटिल और अनलेस उसमें कोई डायस्टीरियोटॉपिक ग्रुप ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं डायस्टीरियोटॉपिक के लिए चेक करते हैं, और साथ साथ तो अब स्टेप 2 में हम लोग आएंगे। स्टेप 2 तो इसमें हम लोग देखेंगे होमोटॉपिक, होमोटॉपिक और एनेंशियोटॉपिक, एनेंशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक, स्टीरियोटॉपिक। ठीक है, इन तीनों में से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का बिहेवियर है इनका। तो इसके लिए
तो ये इस तरीके से हमने बना लिया। दिस इज कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब अगर हम लोग देखें तो ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स ये होमोटॉपिक है, यानी इस पे आप कोई भी ग्रुप लगाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में वो सेम मॉलिक्यूल बनेगा, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये क्या हो गए? होमोटॉपिक। ठीक, होमोटॉपिक मींस सेम पोजीशंस हो, तो ये तीनों हाइड्रोजन की पोजीशंस आपको सेम सिग्नल में मिलेगी। अब जरा इन दोनों की चेक की जाए। अगर हम इसको जो है इसके साथ रिप्लेस करते हैं किसी भी ग्रुप के साथ और इसको रिप्लेस करते हैं, तो इसको जैसे ही हम लोग रिप्लेस करेंगे ये जो कार्बन होगा वो स्टीरियोजेनिक कार्बन हो जाएगा और आपको एक कंपाउंड मिलेगा। इसको रिप्लेस करोगे दूसरा कंपाउंड मिलेगा और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? मिरर इमेज। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो एनेंसियोटॉपिक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ये बनाएंगे जब इनको रिप्लेस करके हम लोग करेंगे, एनेंसियोटॉपिक। अब हम लोग इन दोनों को चेक करते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें, इस हाइड्रोजन को एक बार रिप्लेस करें किसी एक ग्रुप से और इस हाइड्रोजन को एक बार रिप्लेस करें किसी भी ग्रुप से, तो ये दोनों फिर यहाँ पर एक स्टीरियोजेनिक कार्बन डेवलप करेंगे और ऐसी सिचुएशन में ये दोनों फिर एक दूसरे के एनेंसियोटॉपिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों इस मॉलिक्यूल में हम लोगों को ये दो एनेंसियोटॉपिक, ये दो एनेंसियोटॉपिक और ये होमोटॉपिक। तो होमोटॉपिक एनेंसियोटॉपिक एनेंसियोटॉपिक इसमें तो हमें सेम सिग्नल मिलता है, इसमें डिफरेंट एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगा इन दोनों प्रोटॉन्स का, इन दोनों प्रोटॉन्स का। तो ये एक सिग्नल हो गया, ये एक सिग्नल हो गया और ये एक सिग्नल हो गया, और ये तीनों केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। तो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट का टेस्ट ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि इसमें 3 सिग्नल मिलने चाहिए। अब ये चेक करने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि एनेंसियोटॉपिक या होमोटॉपिक एक ही सिग्नल देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में टोटल सिग्नल्स इन NMR spectrum is equal to 3, right? So for this molecule we will get 3 different signals in NMR spectrum. अब वो अलग बात है कि उसमें कौन सा मल्टीप्लेट होगा, कौन सा उसमें डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल कितने सिग्नल्स मिलेंगे। अब मैं इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। टू क्लोरोप्रोपेन, तो अगर इस मॉलिक्यूल को हम लोग देखें तो इस मॉलिक्यूल में फिर से वही स्टेप 1 आइडेंटिफाई करें हम लोग केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन। तो मान लेते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। तो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन इसमें कितने हो गए बच्चों? केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन ऑब्लिक हाइड्रोजन is equal to what? 3। ठीक है,
3 श्योर, सोच लीजिए, चेक करिए भाई। देखिए, अगर हम इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके कोई ग्रुप लगाते हैं, मान लेते हैं OH लगा दिया या ड्यूटीरियम लगा दिया, और अगर इस पे सब्स्टिट्यूट करके लगाते हैं तो मेरे समझ से तो कोई फर्क है नहीं। 1 और 3, 1 एंड 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, केमिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन इसमें होंगे सिर्फ 2, C1 एंड C3 ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। और अगर केमिकली इक्विवेलेंट कार्बन आपने फाइंड आउट कर लिया तो ये जो है सेम सिग्नल देंगे, सेम पोजीशन पर आएगा इन दोनों का सिग्नल। और C2 अलग है, C2 विथ C1 और विथ C3 क्या है, नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। तो इतना आइडेंटिफाई करते ही आप ये बता सकते हैं कि इसमें भाई दो डिफरेंट सिग्नल हमें मिलेंगे, प्रोवाइडेड दैट कि इसमें कोई भी डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन ना हो। बस आपको सिर्फ एक चेक करना है, एक टेस्ट करना है कि इसमें डायस्टीरियोटॉपिक ग्रुप है या नहीं है। अगर डायस्टीरियोटॉपिक ग्रुप नहीं है, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपको 2 डिफरेंट सिग्नल्स इसमें NMR में मिलेंगे। क्योंकि जितने केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन होंगे या हाइड्रोजन होंगे उससे जुड़े हुए, उतने आपको डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं इसका टेस्ट किया जाए। तो अगर हम लोग यहां पे CH3 है, यहां पर भी CH3 है, इस एक CH3 को हम किसी भी ग्रुप से रिप्लेस कर दें, मान लेते हैं कि इस CH3 को एक किसी भी पूरे CH3 को, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन से भी हम लोग कर सकते हैं और पूरा का पूरा ग्रुप हटा करके भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन टेस्ट। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग HCl मान लेते हैं, हमने यहाँ पर D लगा दिया, ये CH3 हो गया, तो ये स्टीरियोजेनिक कार्बन हो गया। अब अगर हम लोग और इस CH3 को हटा करके अब की बार हम इस CH3 को हटा करके इसकी जगह पे D लगा दें, तो देखिए इस CH3 को हटा करके ये D लगाया, इस CH3 को हटा करके ये D लगाया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स। यहाँ पे आप मिरर इमेज लगाइए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के एनेंशियोटॉपिक हो गए तो इसके हाइड्रोजन जो जुड़े होंगे वो भी एनेंशियोटॉपिक होंगे, तो ये दोनों एनेंशियोटॉपिक हो गए, एनेंशियोटॉपिक। और जब ये एनेंशियोटॉपिक हो गए तो इनकी केमिकल शिफ्ट पोजीशन सेम हो जाएंगी,
तो इस तरीके से इन दोनों की सेम और ये केमिकली इक्विवेलेंट भी है, तो एक जगह मिलेगा और ये अलग मिलेगा। तो इसको लिखने का तरीका हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि इस तरीके से ए ए ए ए ए ए, ठीक है, यानी इन 6 प्रोटॉन का सिग्नल एक और इस प्रोटॉन का सिग्नल अलग, तो टोटल टोटल 2 सिग्नल्स इन NMR स्पेक्ट्रम, इन NMR स्पेक्ट्रम, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल में केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और डायस्टीरियोटॉपिक, एनेंशियोटॉपिक एंड होमोटॉपिक देख करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि कितने सिग्नल मिलेंगे। अब इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है जब हम लोग स्प्लिटिंग को कंसिडर करेंगे, लेकिन पहले तो हमें यह पता हो कि हम कितने सिग्नल्स हमें इस मॉलिक्यूल में मिलेंगे, फिर देखेंगे उनका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा। वेल, अब देखते हैं बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमें दिया गया है सिस, ये कंपाउंड, Br H H H H, मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल दिया गया है। तो सिस 1 2 सिस 1 कामा 2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, ठीक, सिस 1 2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। और ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे, मल्टीप्लिसिटी की बात नहीं, कितने सिग्नल मिलेंगे ये सब सिर्फ पूछा जा रहा है। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि इसमें कितने केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन हैं, तो लगभग उतने मिलेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि भाई डायस्टीरियोटॉपिक है या एनेंशियोटॉपिक है, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करिए, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन। तो मान लेते हैं नंबरिंग कर लिया जाए 1 2 एंड 3, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 और 2 अगर यहाँ पर हमने OH लगाया या यहाँ पर OH लगाया, तो मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं है, दोनों का IUPAC नेम सेम मिलेगा। तो C1 और C2, C1 एंड C2 आर इक्विवेलेंट, and C3 is non-equivalent with respect to C1 and C2. So C3 is non-equivalent with respect to C1 and C2, ठीक है। तो टोटल कितने केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन मिले, इसमें 2 केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन मिले हम लोगों को। तो इस तरीके से ये क्या है, इसमें हम लोग ये उम्मीद करेंगे, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2 डिफरेंट सिग्नल मिलने चाहिए। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड 2 सिग्नल्स। अब ये एक्सपेक्टेशन हमारी सही होगी या गलत होगी, ये तभी सही हम लोग कर पाएंगे या तभी चेक कर पाएंगे जब हम ये चेक कर लें कि इसमें ये हाइड्रोजन दोनों ये एनेंशियोटॉपिक है या डायस्टीरियोटॉपिक है या होमोटॉपिक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर आप इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक को रिप्लेस करते हैं और फिर दूसरे को रिप्लेस करते हैं और 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो मैं 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बनाता हूँ सब्स्टिट्यूशन लेकर के, और ये दोनों प्रोडक्ट्स जो होंगे
अब इसमें बी आर कोई चेंज नहीं होना है इनके साथ, बी आर एच 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 एच, यहाँ पर एच है, यहाँ पर हमने डी ले लिया, यहाँ पर डी कर दिया, यहाँ पर एच कर दिया। अब हमें ये निकालना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर डी करेंगे, अब ये कार्बन हमारा स्टीरियोजेनिक भी हो सकता है, नॉन स्टीरियोजेनिक भी हो सकता है। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको S और ये मिलेगा R, और ये भी होगा S, ये भी होगा R, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये होगा R, ये होगा S। तो क्या अगर हम यहाँ पे कोई मिरर रखें अगर, तो क्या ये जो है एक दूसरे का मिरर इमेज ये बनेगा? क्या इन दोनों के बीच में कोई मिरर रिलेशन मिल रहा है? अगर आप मिरर इमेज रखोगे तो आप सबको पता है कि S का मिरर इमेज क्या मिलता है? R। तो इस S का यहाँ R होना चाहिए, इस R का यहाँ S होना चाहिए, इस R का तो S हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन इन दोनों का चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायस्टीरियोमर्स। क्या है बच्चों? डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। नो मिरर रिलेशन, नो मिरर रिलेशन। और जैसे ही आपको ये मिल गया कि ये इनमें कोई मिरर रिलेशन नहीं है, ये डायस्टीरियोमर्स हैं, इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन्स हमारे क्या हो गए? ये दोनों प्रोटॉन डायस्टीरियोटॉपिक हो गए, डायस्टीरियोटॉपिक। और डायस्टीरियोटॉपिक हो गए तो इन दोनों की अलग अलग पीक्स मिलेंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जनरलाइज कर लिया, इसको समराइज कर लिया कि इस मॉलिक्यूल में इन दोनों का सेम पीक मिलेगी, दोनों केमिकली इक्विवेलेंट हैं और ये दोनों डायस्टीरियोटॉपिक हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनकी अलग अलग पीक मिलेगी, बी एंड सी। तो ए एक पीक हो गई, बी दो और ये तीन। तो टोटल एक्चुअल इसमें आया एक्चुअल 3 सिग्नल्स। 3 डिफरेंट केमिकल शिफ्ट्स इस मॉलिक्यूल में मिलेंगे हम लोगों को। ये करेक्ट आंसर है, यानी जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, ये आंसर जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ये करेक्ट नहीं है। तो बच्चों 2 स्टेप में हम लोग बड़े आसानी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में हमें टोटल कितने डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम।